Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, Economics, People as Resources. In this lesson, we discuss about literacy rate and health. So keep it continue. The literacy rate have been increased from 18% in 1915 to 65 in 2001. यानी जो लिटरेसी रेट है साक्षरता दर 1951 में 18% थी, जो 2001 में बढ़कर 65% हो गई। बट 2011 के डाटा के अनुसार ये कितनी है हमारी 75%। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, ये एक अधिकार नहीं है, इट इज़ आल्सो नीड, ये हमारी आवश्यकता है। इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, अगर कोई नागरिक अपने अधिकारों को परफॉर्म करता है एंड एन्जॉय देयर राइट एंड ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, किसी की राइट है दूसरे की ड्यूटी है तो फर्स्ट के राइट, तो हम इनको प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं। However, a vast difference is noticed across different section of population. जबकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। सम पीपल आर टू एजुकेटेड एंड सम आर बिलो, इट मीन्स illiterate. Literacy among males is nearly 50% higher than females, and it is about 50% higher in urban areas as compared to rural areas. यानी महिलाओं के और पुरुष की कंपैरिजन करें तो 50% पुरुष ज़्यादा हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में एजुकेशन का लेवल 50% ज़्यादा है। लिटरेसी रेट्स वेरी फ्रॉम 96 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज़ टू बिलो 30% इन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्या है, स्टेट वाइज जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो अलग अलग है, लेकिन केरला हम सभी जानते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ में सबसे ऊपर है इंडिया में। आपका उड़ीसा है, एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड। तो ये स्टेट किस में है कि एजुकेशन का लेवल आज भी काफ़ी कम है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 5 lakh villages in India. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. इसमें क्या है कि जो हमारे देश में स्कूल हैं उनमें जो एजुकेशन का लेवल है काफ़ी कम है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो क्वालिटी है स्कूलों की वो उनकी कंडीशन काफ़ी निम्न है, पुअर है, और बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़ने की जो ये दर है ये काफ़ी ज़्यादा है। वैसे जो पुअर पीपल होते हैं वो बच्चों को स्कूल भेजना लाइक ही नहीं करते, किसी कारण से भेज भी देते हैं, तो जब वो कंडीशन इतनी अच्छी होती है तो वो फिर उसको अपने साथ काम पर ही रखना बेटर समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए। और इसमें क्या था कि सभी बच्चे जिसकी एज 6 से 14 वर्ष है उनको स्कूल यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए, और ये 10 साल के लिए स्टार्ट किया गया था कि 2010 तक हम इस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे, बट फेलियर रहे। इट इज़ ए टाइम बाउंड इनिशिएट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों के साथ सहभागीदारी बने। द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। लोकल लेवल मतलब स्थानीय सरकारें, सरपंच गांव से संबंधित हैं, तो इन सभी सबसे मेन बात तो यही होती है कि लोकल लेवल पर ही ये चीज़ें सफल हो सकती हैं। तो इसमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई कि हर सार्वभौमिक मतलब हर बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 वर्ष है ये राइट मिले, वो स्कूल जाए। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कॉल्स एंड बैक टू स्कूल कैम्प हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम स्कूल ऑटो शिविर प्रारंभ किए गए ताकि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। और इसके लिए क्या किया, मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकेज अटेंडेंस एंड रिटेंशंस ऑफ चिल्ड्रंस। फिर मिड डे मील स्टार्ट किया गया ताकि जो बच्चे हैं पुअर परिवार के उनको खाने का थोड़ा हार रहता है, तो उसको लागू किया गया ताकि बच्चों के अटेंडेंस को और उनके नामांकन को बढ़ाया जा सके। एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, और उनके जो पोषण स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि हम सभी देखते हैं जो पुअरेस्ट पीपल होते हैं जो 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते, तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में कमी होती है पौष्टिक तत्वों की। दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में क्या हुई, कुछ तो वृद्धि हुई, ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हुई, कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होते हैं कोई भी प्लान हम स्टार्ट करते हैं। द 10th प्लान एनवर्डेड to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group from the present 6% to 9% by the end of the plan period। यानी जो बेटा ये एक थोड़ा ध्यान रखें, किसी बुक में यहाँ पर 10th प्लान की बात की है, किसी में 12th की, जो डाटा है वो सेम नहीं हो सकते, बट आपको डोंट माइंड, आपकी बुक में जो दिया है उसको ही हमें एक एग्जाम्पल के रूप में स्टडी करना है। डाटा शुड भी चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, जिसमें शिक्षा का जो लेवल था 18 से 23, यानी जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं 6 से 9%, और लेकिन जो लास्ट आया 5 साल के लिए होती है एक प्लान, तो इसमें इंक्रीज हुआ था। दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीज एक्सेस क्वालिटी अडोप्शंस ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या चीज़ नई ऐड की गई कि गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के जाल को बिछाना। इट मीन्स जैसे कि एट प्रेजेंट हम जो यूज़ करते हैं नेट, फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनको बढ़ावा देना। ये सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित। नेक्स्ट है देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, और इससे क्या हुआ, महाविद्यालय जो होते हैं उनकी संख्या में इंक्रीज हुए। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, और कुछ विशेष एरियाज में क्या है उच्च शिक्षण देने वाले शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाने लगी, जैसे JBT है, BEd है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज न्यू ओपन किए जाने लगे। और यहाँ पर है 1951 से 99 के डाटा, ये आप इसको देख सकते हो। नंबर ऑफ कॉलेज पहले इतने थे और ये लास्ट तक इतने हो गए। UGC क्या होती है, ये जो हमारे कॉलेज होते हैं, ठीक है, इनको मान्यता प्रदान करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है ये। हेल्थ, अब हेल्थ क्या रोल प्ले करती है, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कोई भी फर्म होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने प्रॉफिट को अधिकतम करना। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क इफिशिएंटली एज ए हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो कि मतलब स्वस्थ नहीं है, जब वो किसी काम को करने में सक्षम नहीं है। तो इट मीन्स फर्स्ट क्या होना चाहिए, अगर कहीं भी हम जाते हैं काम करने के लिए तो हमारा हेल्दी होना ज़रूरी है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने, बीमारियों से लड़ने की पावर देता है। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडीड। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है किसी भी संगठन के विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बीमार है और बीमार रहने के कारण वो अपना 100% नहीं दे पाता। हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल-बीइंग। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है कि हमें अपने आप को क्या है टाइम देना चाहिए, अपने खान पान रहन सहन पर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है। बट इन दिस
day. We forgot this. Improvement in the health status of the population has been the priority of the country. किसी भी देश के लिए वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति को अगर सुधारना है तो वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार होनी चाहिए, सरकार को इसकी गारंटी लेनी चाहिए. Our national policy too aims at improving the accessibility of health care, family welfare, nutrition service with a special focus on the underprivileged segment of population. हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त ऐसे वर्ग जो मतलब किसी न किसी रूप में पिछड़े हुए हैं उन पर ध्यान देना, स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्रोवाइड करना, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को बनाना. इट मीन्स कम रेट पर उनको डॉक्टरी सुविधाएं या बिल्कुल जीरो लेवल पर प्रोवाइड करना ताकि वो व्यक्ति भी हम लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर सकें. Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and has developed manpower required at primary. पिछले कुछ दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में क्या किया है, स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं का विकास किया है, ये हम मानते हैं. बट आप देखोगे कि जैसे कि कोविड 2019 के लास्ट में स्टार्ट हुआ 20 और 21, ठीक है. 20 और 21 में क्या हमारे पास वो सभी सुविधाएँ थी जो हमें जीने के लिए या कोविड से बचने के लिए काफ़ी हैं. तो इसके लिए अभी भी हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है ताकि हम किसी भी प्रकार की इस प्रकार की पेंडेमिक आती है तो उससे बच सकते हैं. यहाँ पर ये डाटाज दिए गए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स. पहले इतने थे, अब इतने हैं, अब इतने हैं. तो ये डाटा तो वैसे भी चेंज होते रहते हैं. अभी 2021 है और ये 2001 के डाटा हैं, तो 2 टेबल और इसमें इंक्लूड हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट.